एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जबानी। और आज मैं एक और वन शॉट के साथ आपके पास हूं बच्चों। सो ये है एनसीईआरटी का लास्ट वन शॉट जो कि है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आई नो इस वन शॉट के साथ आपके मन में सवाल होगा कि हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करा दीजिए और हमारा इवोल्यूशन करा दीजिए। करा देंगे, डोंट वरी, है ना। आपको वादा किया है तो करा देंगे। फिलहाल हम वन शॉट करने वाले हैं इसका। अब इससे पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूं कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि लिख लिख के पढ़ाइए। तो दूसरी तो ये है भाई कि वन शॉट जो होता है ना वो हमेशा छोटा होना चाहिए ताकि आप रिवाइज कर सके। ठीक है, हम डिटेल्ड लेक्चर नहीं कर रहे हैं कि 10 घंटे का पढ़ाए। वन शॉट शुड बी स्मॉल, छोटा होना चाहिए। इसलिए जो बहुत थ्योरी वाले चैप्टर होते हैं उनको मैं नोट्स बना के ऑलरेडी लाती हूं और आपको अच्छे तरीके से समझा देती हूं और दिमाग में ठूस देती हूं। पर आप टेंशन ना लीजिए, जहां पर मुझे चैप्टर लगेगा जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, इन चैप्टर्स में मुझे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, लैक ओपेरॉन, ये सबको मैं लिख के पढ़ाऊंगी। घबराओ, चिल्लाओ, चीखो नहीं। ठीक है, फिलहाल बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये टोटली ज्योग्राफी का चैप्टर है और ये टोटली थ्योरी बेस्ड है। और इसे चैप्टर को पढ़ने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए और साथ ही साथ याद करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हैशटैग बोजो आर्मी, लेट्स गेट स्टार्ट। यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्लेटफॉर्म, फ्रॉम द बेस्ट टीचर, फ्रॉम द बेस्ट टीचर, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट सब्जेक्ट, यू आर द बेस्ट। ओके, चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो कंटेंट है पहले वो देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको बायोडायवर्सिटी क्या है, फिर हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कैसी बायोडायवर्सिटी होती है, क्या जरूरत है बायोडायवर्सिटी की, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये लॉस लिखा है, ठीक है, क्या कॉजेज होते हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो ये जो टॉपिक्स है ये हमको इस चैप्टर में कवर करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो भाई, बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। तो इस लैंड में जितनी भी विविधताएं तुम्हें दिखती हैं वो सब बायोडायवर्सिटी के अंदर आती हैं। इसका मतलब ये हाथी, घोड़ा, पालकी, जैसिया, लालकी, चींटी और घोड़ा और सुअर और मक्खी और जो भी है, ये सब आपके प्लैनेट पे पाए जाने वाले, अर्थ पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से जो डायवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि आपके अर्थ में 20,000 स्पीशीज ऑफ तो चींटियां हैं। सोचो, 30,000 स्पीशीज ऑफ, गिनना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, बीटल्स, और करीब 20,000 से ज्यादा स्पीशीज ऑफ फिशेस, 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स। लुक एट दिस। तुम्हें पता था ऐसा? तुमने तो आदि डिस्कवर भी नहीं किए होंगे। इसमें इतनी स्पीशीज जो है, इतनी डायवर्सिटी है, तुम्हें समझ में नहीं आता। हमको समझ में आता है कि चींटियां क्या है, चींटी तो है ना, मसलदश चींटी को, पर और स्पीशीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है आपके अर्थ को डाइवर्स बनाती हैं। ठीक है, और याद रखना कि जितनी ज्यादा स्पीशीज आपके अर्थ में होगी, स्टेबिलिटी, इवोल्यूशन के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, पर क्या सिग्निफिकेंस है, क्या जरूरत है इस डायवर्सिटी की, आइए समझते हैं। सो बायोडायवर्सिटी, इट इज अ डायवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर। सो इट इज द डायवर्सिटी लिविंग इन द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर में जितनी विविधताएं आपको दिखाई दे रही हैं उसे हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को मैं अंडरलाइन करते जा रही हूं। प्लीज मेक श्योर कि उस पूरा फोकस जो है वो आज के लेक्चर पे होना चाहिए, तो खाल खींच देंगे तुम्हारी। ठीक है बच्चों, सो इस बायोस्फीयर में जितनी भी डायवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है इन द ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज बायोडायवर्सिटी। ठीक है, इन आर बायोडायवर्सिटी इमेंस बायोडायवर्सिटी होती है हमारे पास। ठीक है, ना तो सिर्फ स्पीशीज लेवल पे बल्कि हर लेवल पे आपको डायवर्सिटी दिखाई देगी बच्चों। स्पीशीज लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, हर जगह आपको डायवर्सिटी दिखाई देगी। इवन आपके शरीर में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसमें भी भयंकर वाली डायवर्सिटी होती है, बिकॉज यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तुम्हारे शरीर में पाया जाता है। और ये सब क्या है बच्चों? मैक्रोमोलिक्यूल। तो एक छोटा सा पिद्दा सा हमारा शरीर, उसमें इतनी बायोडायवर्सिटी है मेरे लल्ला। तो सोचो इस दुनिया में कितनी है। दुनिया की आंखों, अपनी आंखों से खोल के तो देखो, हर जगह उलाला ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट इज बायोडायवर्सिटी जो है ना,
इस शब्द को बहुत पॉपुलराइज किया है भाई आपके एडवर्ड विल्सन ने, इस व्यक्ति ने, ठीक है। ये हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन करते हैं। ये हाईलाइट का जो कलर है वो बहुत ही बोगस कलर है। तो एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने पॉपुलर किया है। इसके हिसाब से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कंबाइंड डाइवर्सिटी को, चाहे वो जीन लेवल पे है, स्पीशीज लेवल पे है, किसी भी लेवल पे है, इस सारी डाइवर्सिटी को कंबाइन करते हैं तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इज दिस क्लियर टू यू? एडवर्ड विल्सन के हिसाब से बायोस्फीयर में जीन के लेवल पे डाइवर्सिटी, स्पीशीज के लेवल पे डाइवर्सिटी, किसी के भी लेवल पे डाइवर्सिटी को जब आप कंबाइन करते हैं तो हमें एक पूरी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो आपको क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा तुम्हारा? तो स्पीशीज के लेवल पे डाइवर्सिटी है भाई, जीन के लेवल पे डाइवर्सिटी, हर जगह तो डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो आपकी डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट टाइप की होती है, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू द फूड। मतलब हर जगह आप अलग अलग रहोगे तो डाइवर्सिटी अलग अलग रहेगी। प्लांट में भी बहुत डाइवर्सिटी है, एनिमल्स में भी बहुत डाइवर्सिटी है। सो बेसिकली एडवर्ड विल्सन के हिसाब से जो डाइवर्सिटी बेटा वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों, ठीक है। पहली जो डाइवर्सिटी होती है बेटा वो होती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। पहली जो डाइवर्सिटी है बच्चों वो है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या ये विजिबल है सबको? सो पहली जो डाइवर्सिटी है बच्चों वो है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि एक शरीर में कितना डाइवर्सिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स या जीन लेवल पे। समझ में आ गई बात? बोलो 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 बोलो, ठीक है। जैसे कि मैं और मेरा भाई, ये दोनों देखने में अलग लगते हैं कि नहीं लगते? तो एक सिंगल स्पीशीज के 2 मेंबर्स के बीच में कितनी डाइवर्सिटी है, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। तो मेरा भाई जो है वो मेरे से कितना अलग दिखाई देता है, वो है जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी 2 सींग होंगी और वो जिंगलाला हु करेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा। तो सेम ऑर्गेनिज्म के या सेम स्पीशीज के 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में कितना डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका बहुत प्यारा शानदार जबरदस्त एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी देती है बेटा, वो है राउवोल्फिया वोमिटोरा। इससे क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। राउवोल्फिया वोमिटोरा पे सवाल आता है। राउवोल्फिया वोमिटोरा एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है रेसरपाइन, ठीक है। इसको याद रखो, राउवोल्फिया क्या बनाता है? रेसरपाइन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जिससे बीपी ठीक हो जाता है, ओके। अब हिमालयन रेंज के अलग अलग जगहों पर राउवोल्फिया की अलग अलग स्पीशीज उगती हैं बच्चों, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज होती हैं, मतलब जीनस सेम है पर स्पीशीज डिफरेंट है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ह्यूमन बींग्स में होमोसेपियंस होता है, एक होमो क्रोमैग्नन होता है, होमो निएंडरथैलियंसिस होते हैं, तो अलग अलग स्पीशीज हुए ना, पर जीनस सबका सेम है, होमो, ठीक है। तो ये होती है जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी। तो ऐसे ही हिमालयन रेंज पर एक प्लांट उगता है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरा। कहाँ उगता है बेटा? डिफरेंट रेंज ऑफ हिमालय। कहाँ उगता है मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों? हिमालय में, ठीक है। ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रेसरपाइन, ठीक है। रेसरपाइन, ओके। द स्पेलिंग इज रेसरपाइन, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है बच्चों? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए हिमालय नहीं जाने की जरूरत है, बीपी की दवाइयों में ये मिल जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ? ठीक, डन, ओके। अब देखो, है ना, ध्यान से सुनो। डिफरेंट मेंबर ऑफ सिंगल स्पीशीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेसरपाइन। मतलब राउवोल्फिया वोमिटोरा के, सोचो राउवोल्फिया वोमिटोरा का ही पौधा हिमालय की एक रेंज पे ज्यादा रेसरपाइन बनाता है, दूसरे पे कम। समझ में आई बात? मतलब एक जगह पर उसके पास एक ऐसा जीन दिया गया कि भाई तुम ज्यादा रेसरपाइन बनाओगे, और उस दूसरी जगह पर उसे एक ऐसा जीन दे दिया गया कि तुम ज्यादा रेसरपाइन नहीं बनाओगे। सोच लो, सिंगल स्पीशीज है। सुनो 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 गांव वालों, तो राउवोल्फिया, ठीक है, ये क्या है बेटा? सिंगल स्पीशीज है। क्या है बच्चों? सिंगल स्पीशीज है। कहां होती है? हिमालयन रेंज में। कहां होती है बच्चों? हिमालयन रेंज में, ठीक है। अब हिमालयन रेंज पे अलग अलग जगह पे ये उगे हुए होते हैं। तो आपको ये समझना है कि हिमालयन रेंज की अलग अलग रेंज पे पाया जाने वाला यही राउवोल्फिया अलग अलग अमाउंट ऑफ रेसरपाइन प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है।
तो आप ये डाइवर्सिटी तो हुई कि हम यहाँ पे ज्यादा बनाएंगे, यहाँ पर कम बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, जब आपकी सिंगल स्पीशीज में वेरिएशन दिखाई दे। मैं और मेरा भाई दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं और अलग अलग काम करते हैं, सिंगल स्पीशीज में आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो सिंगल स्पीशीज यहां पे लिख भी देती हूं मैं, सिंगल स्पीशीज शोज डिफरेंट, या ऐसा लिखते हैं अपन, सिंगल स्पीशीज शोज वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ रेसरपाइन, अमाउंट ऑफ, पागल हो चुका है बोर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेसरपाइन, रेसरपाइन क्या है बच्चों, केमिकल है, रेसरपाइन according to the different range। तो आपको समझ में आया, डिफरेंट रेंज के हिसाब से इनका जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है। क्लियर, समझ में आई बात। चल, तो किसी रेंज पे ज्यादा, किसी रेंज पे कम, ठीक है। इंडिया के पास, है ना, इंडिया के पास मोर देन 50,000 ना, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट राइस है। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये आप लोगों ने वहां भी पढ़ा होगा कि यू हैव द 20,000 टाइप ऑफ बासमतीज। सोचो तुम, सिंगल स्पीशीज में, मतलब बासमती राइस में इतना वेरिएशन है, ठीक है। आपके पास 10,000 टाइप के मैंगो होते हैं। मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका है, पर उसके स्ट्रेन अलग है ना। तो जैसे कि सिंगल स्पीशीज क्या है, मान लो आपके पास मैंगीफेरा इंडिका है, ओ माय गॉड वेयर इट इज, ठीक है। तो जैसे आपके पास क्या है बच्चों, जैसे आपके पास है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है, मैगी का नाम नहीं है, ठीक है। सो मैंगीफेरा जो इंडिका है ये नाम है मैंगो का, ठीक है, सिंगल स्पीशीज है। पर सोचो इसकी कितनी वेराइटीज आती हैं, बताओ जल्दी से। एक आता है अल्फेंजो, एक आता है दशहरी, एक आता है आपका लंगड़ा, एक क्या आता है आपका, बहुत सारे आते हैं। तो सोचो सिंगल स्पीशीज में कितना वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर सिंगल स्पीशीज में वेरिएशन दिखाई दे तो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आपके पास 50,000 टाइप के चावल और हजारों टाइप के मैंगो उगते हैं, मैंगो ही है पर वैरायटी कितनी सारी है। एक होती है स्पीशीज, ठीक है, एक होती है स्पीशीज। तो जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी समझ में आई, तो एक बार मैं लिख देती हूं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी, ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीन्स में डिफरेंस हो, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास जीन्स में डिफरेंस हो, या क्वालिटी ऑफ जीन्स में हम ये कह सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी इन द क्वालिटी ऑफ जीन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, डाइवर्सिटी इन क्वालिटी ऑफ जीन, क्वालिटी ऑफ जीन ऑफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ जीन ऑन सिंगल स्पीशीज, ठीक है। सिंगल स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट में उनकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस होता है, ये होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, जब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हम लोगों को क्या मिले, वेरिएशन मिले। जैसे कि डाइवर्सिटी इन बिटवीन टू स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच में डिफरेंस दिखाई दे। जैसे वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, उनमें आपको ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है ईस्टर्न घाट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियाज होते हैं, ठीक है, सोचो वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबिया हैं उनकी बहुत डिफरेंट स्पीशीज दिखाई देती हैं, जबकि ईस्टर्न घाट में नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट में ज्यादा रिवर बॉडी है, ज्यादा फ्रेश वाटर होता है और एम्फीबियन फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं, तो इसलिए वहां पर ज्यादा आपको वैरायटी दिखाई देगी। तो जब आपको डाइवर्सिटी इन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, मतलब कि एम्फीबिया की डिफरेंट वैरायटीज आपको दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट स्पीशीज आपको दिखाई दे रही हैं, तो डाइवर्सिटी दिख रही है डिफरेंट स्पीशीज में, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। डाइवर्सिटी इन बिटवीन नहीं, डाइवर्सिटी इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग, डाइवर्सिटी इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो जब आपको किसी एक स्पीशीज, किसी एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फ्रॉग डिफरेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं, जो है तो कुछ और डिफरेंट टाइप का एम्फीबिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ईस्टर्न घाट में कम दिखाई देते हैं वैरायटीज, जबकि वेस्टर्न घाट में ज्यादा दिखाई देते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया। एक होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि आपकी इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी, जैसे डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, सी एक इकोसिस्टम है, रिवर एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है, टेम्परेट फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, पोलर बॉडीज, पोलर एरिया पे रहने वाला एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में कितने सारे टाइप के डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो अगर आपके डाइवर्सिटी आपको डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में दिखाई दे रही है तो दैट इज अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे कि
डेजर्ट जैसे कि डेजर्ट कॉमा वेस्टर्न घाट कॉमा मैंग्रोव्स कॉमा वेटलैंड्स, ठीक है, माउंटेन, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, एल्पाइन मीडोज जिसमें ये क्रिसमस वाले ट्रीज आते हैं, ठीक है। वेटलैंड्स क्या है, दलदल वगैरह, मैंग्रोव्स है ना, स्लैनिटी और दलदल वाला एरिया, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूं क्या है, तो आपको यहां तक की बात समझ में आई। सो इस दुनिया को जब आप ब्यूटीफुल आंखों से खोल के देखते हैं तो इसमें बहुत बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई देती है। यू हैव 3 काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक है जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, जब आपकी एक ही स्पीशीज के बीच में इतना वेरिएशन, मैंगो की एक स्पीशीज में, मैंगीफेरा इंडिका में इतना वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये होती है जेनेटिक लेवल। जीन्स में डिफरेंस है, जीन्स की वैरायटीज, क्वालिटी में डिफरेंस है। फिर होता है अगर एक ही स्पीशीज के 2 डिफरेंट मेंबर्स, मतलब एम्फीबिया जो है बहुत सारे एम्फीबियंस दिखाई दे, एक जीनस के बहुत सारी स्पीशीज दिखाई दे, तो व्हेन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज यू आर सीइंग इनटू द पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द डाइवर्सिटी इन द स्पीशीज, है ना। मतलब आप निकले और जब आपने देखा कि भाई वेस्टर्न घाट में तो 100 एम्फीबियन है, 100 टाइप के एम्फीबियंस है ना, और यहाँ 5, यहाँ पे 20 टाइप के मेंढक मिलते हैं अलग अलग टाइप के, यहाँ पे 10 ही टाइप के मेंढक मिलते हैं, तो मेंढक क्या है तो सारे ही मेंढक, पर सबकी स्पीशीज अलग अलग है। कुछ राना टेगरीना है, तो कुछ बूफो है, कुछ टोड है, ठीक है। अब उसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस दुनिया में कितने सारे टाइप के इकोसिस्टम है, वेटलैंड, मैंग्रोव्स, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, कॉनिकल फॉरेस्ट, ठीक है, सो मेनी, तो इनमें आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिली। सिंगल स्पीशीज में डाइवर्सिटी जीनस लेवल, है ना, 2 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिल रही है, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज लेवल। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल अपने बॉडी के अंदर मिल रहा है तो उसको स्पीशीज समझ लेते हैं, नो, दैट इज जेनेटिक लेवल, आपकी जीन्स के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इसके अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, उसके अंदर एक और कंट्री है, 3 कंट्रीज आती हैं, उसमें कंट्री आती है नॉर्वे। नॉर्वे में आपको बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश जो होता है वो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, जिसकी वजह से वहां पे बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। चैप्टर के आगे चलोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। नाउ, हाउ मेनी स्पीशीज आर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन द इंडिया, ठीक है, ये डेटा है, ये आपको लर्न करना है, मैं पहले ही बता दे रही हूं। यहां तक की बात में अगर किसी को कोई भी एक रत्ती भी कोई कंफ्यूजन है तो वो बच्चा मुझे बता सकता है। बोलो 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 बोलो, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आई? बोलो बोलो जल्दी से, समराइज करूं यहां तक की बात। तो आपके पास कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है? 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है। पहली है जेनेटिक, दूसरी है स्पीशीज लेवल की, फिर तीसरी है इकोलॉजिकल लेवल की, इकोलॉजिकल लेवल की, ठीक है, डन। अगर जेनेटिक मतलब डाइवर्सिटी इन सिंगल स्पीशीज, डाइवर्सिटी इन सिंगल स्पीशीज, डन। अगर सिंगल स्पीशीज के बीच में आपको डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके। इसका एग्जांपल हमने क्या पढ़ा? वी हैव द 50,000 टाइप्स ऑफ राइस, और राइजा सटाइवा के 50,000 स्ट्रेन्स है, मैंगीफेरा इंडिका के हजारों स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमने क्या बताया? जेनेटिक लेवल एट डाइवर्सिटी इन स्पीशीज लेवल, ठीक है, स्पीशीज लेवल, डन। डाइवर्सिटी इन इकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। तो ये मैंने आपको समराइज करके भी बता दिया। जिन बच्चों को ये लगता है ना लिखा नहीं तो लो लिख लिया, थोड़ा सा सब्र करो। चलो बच्चों, कोई बंदा कान नहीं लाएगा, आगे सुनेंगे। हाउ मेनी स्पीशीज अर्थ में है और कितनी इंडिया में? IUCN के हिसाब से, अब IUCN का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। के हिसाब से 2004 में 1.5 मिलियन स्पीशीज, इससे ज्यादा थी, प्लांट और एनिमल दोनों की, ठीक है। इनमें मैनी स्पीशीज जो है उनको अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं, कलेक्टिवली हम बता दिए कि 1.5 मिलियन है, ठीक है। पर याद रखिएगा, ठीक है, कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसका नंबर प्रिडिक्ट कर चुके हैं, ठीक है, इसका नंबर प्रिडिक्ट कर चुके हैं। किस आधार पे? टेम्परेट रीजन के आधार पर, ठीक है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस के आधार पे। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का ये तथ्य प्रमाण आ चुका है कि जो टेम्परेट रीजन है, मैं आपको बताती हूँ टेम्परेट रीजन क्या होता है। जो टेम्परेट रीजन होता है वहां पर स्पीशीज रिचनेस कम होती है, ट्रॉपिकल एरिया में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होती है, क्योंकि वहां बारिश और धूप दोनों बराबर है, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जब काउंटिंग की स्पीशीज में, तो उनको ये भी पता चला कि जो इंसेक्ट का ग्रुप है वो सबसे बड़ा है, और वो बात सही भी है कि ऑर्थ्रोपोडा जो आपका फाइलम है उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है, सबसे बड़ी जो क्लास है वो इंसेक्टा ही है, ठीक है, ओके। और हमने जितने डिस्कवर किए उससे भी कहीं ज्यादा इंसेक्ट आज भी डिस्कवर्ड नहीं है बच्चों, ठीक है। एक्सट्रीम एस्टिमेट हम लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास 20 to 50 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें से हम मात्र 1.5 मिलियन स्पीशीज को ही ढूंढ पाए हैं। दैट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग, ठीक है, ओके। तो हम लोगों का रॉबर्ट मे के हिसाब से, ठीक है, अब ये तो लोगों ने बोल दिया कि 20 से 50 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड हैं, पर रॉबर्ट मे के हिसाब से डेटा ये कहता है कि पूरे ग्लोब्स में अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हैं, जिसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वही डिस्कवर्ड है। जैसे वहां पे हमने बोला ना कि 1.5 to 1.6 मिलियन डिस्कवर्ड है, पर 50 मिलियन प्रेजेंट है। और छोटा करके रॉबर्ट मे ने और थोड़ा एग्जैक्ट बताया, और बताया कि वी हैव ग्लोबली हमारे पास 7 मिलियन स्पीशीज हैं, पर हमने ढूंढा किसको है, आइडेंटिफाई किसको किया, टेक्सोनॉमिकली आइडेंटिफाई किसको किया है, 1.7 to 1.8 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये अत्ती पत्ती जहां लगाऊं तो ध्यान देखना, है ना। अब जितने भी डेटा आप देख रहे हो, मतलब आपके 1.5 मिलियन में, जिसमें 70% है आपके एनिमल के डेटा, बायो डाइवर्सिटी का बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कोई शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगी तो शॉर्ट्स फॉर्म में आपको बता दूंगी, कोई समस्या परेशानी नहीं है। पर एक बात, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना बेटा, कि इसको ना आपको याद करना पड़ेगा, है ना। डेटा, इसके साथ प्रॉब्लम ये है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के साथ, कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है लल्ले, ठीक है लल्ले, यहां तक की बात क्लियर हुई सबको, बोलो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला, 70% स्पीशीज है एनिमल की, 22% स्पीशीज है प्लांट की, और प्लांट में हम जिम्नो नहीं लेते, बाकी सब एल्गी, ब्रायोटेरिडो, इवन फंजाई भी प्लांट में आता है। जब आप ग्राफ ऑफ एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें जिम्नो नहीं लिया है, क्योंकि वो बहुत छोटा ग्रुप होता है। आपको एनसीईआरटी भी दिखाती हूं मैं। 8% स्पीशीज है प्रोटिस्टा, ठीक है, और एनिमल में भी मैक्सिमम कौन है, इंसेक्ट है, ठीक है। मतलब ये मानो कि टोटल इंसेक्ट्स में जो आपका 70% है वो इंसेक्ट ही कवर कर देता है, मतलब 100% एनिमल है तो 70% उसमें इंसेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 एनिमल है तो उसमें 7 इंसेक्ट ही आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फंजाई जो होते हैं वो हमने प्लांट में लिए हैं, ठीक है, प्लांट में लिए हैं, ठीक है। तो भाई सीधी बात यह है, नंबर ऑफ फंजाई मोर देन द कंबाइंड, मतलब फंजाई का नंबर अगर आप फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल्स को जोड़ देंगे उससे भी ज्यादा है। सोचो, इतने वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई, इतना नंबर है फंजाई का, इतना ज्यादा नंबर है फंजाई के, इतने डिफरेंट टाइप के फंजाई हैं कि आप फिशेज की वेराइटीज, एम्फीबियंस की वैरायटी, मैमल्स की वैरायटी और रेप्टाइल की वैरायटी जोड़ दोगे उससे भी ज्यादा है। अब सवाल 10 करोड़ का यह है कि इस पूरे चीजों में हमने प्रोकैरियोट का डेटा क्यों नहीं लिया। अगर प्रोकैरियोट का डेटा भी लिख लेते ना बेटा तो किताब फाड़नी पड़ती, और ऐसा कोई कंप्यूटर ही नहीं बना होता जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को काउंट कर पाता, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो हम नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट की n नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, वो एक तो नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, तो बहुत सारी अनडिस्कवर्ड हमेशा ही रह जाएंगी, तो इसलिए नहीं देते। तो याद रखिए, ना तो इनका नंबर काउंट कर सकते हैं क्योंकि हाई डिवीजन रेट है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जब तक आप काउंट करके लिखोगे तब तक तो वो ऐसी कम तैसी मचा देगा और महाभारत लड़ने चली जाएंगी, इतना नंबर बढ़ा लेंगी, ठीक है। तो ना तो इनका नंबर काउंट कर सकते आप, ना ही इनका स्पीशीज काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, पर वो होते हैं, तो कहां से ढूंढ के लाओगे, ठीक है, ओके। तो इसलिए हम कभी भी प्रोकैरियोट को स्पीशीज में जब काउंट करते हैं तो नहीं देखते, ठीक है। अब समझो बात को, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ठीक है, चलो, तो पूरा लैंड, टोटल लैंड एरिया जो है ना, उसमें से 2.4% लैंड एरिया जो है वो वर्ल्ड का इंडिया का है, ठीक है, जितना भी लैंड एरिया है, और द टोटल लैंड एरिया 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में पूरे 100% ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की 8.1 है, मतलब 100% में 8% डाइवर्सिटी हम लोगों के पास है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इसीलिए इंडिया को एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर गिना जाता है, और हमारा नंबर 12वां है। 12वां बहुत अच्छा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं।
तो टोटल लैंड एरिया हमारे पास 2.4% है, टोटल डाइवर्सिटी जितनी वर्ल्ड की है उसमें हमारे पास 8.1% है। हम एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं, और हम 12वें नंबर पे आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, अब इंडिया में 45,000 टाइप के, देखो यार मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं लिख भी दूंगी तो वो बदल नहीं जाएगा। ठीक है, इंडिया में टोटल 45,000 टाइप के प्लांट रहते हैं और उससे डबल रहते हैं एनिमल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मे मतलब मे नहीं, रॉबर्ट मे, ठीक है, मई जून वाला नहीं, रॉबर्ट मे के हिसाब से 7 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से हमने अभी तक 1.7 to 1.8 को डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, ओके, मतलब ये है कि इसका 22% जो है वो हमने डिस्कवर कर लिया। अगर आपके पास 7 मिलियन है और हमने 1.7 डिस्कवर किया तो 22% अभी तक रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, मोर देन 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट और 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। कितना? 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट, उससे दुगना एनिमल, 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल को डिस्कवर करना बाकी है। ठीक, तो ये हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? लल्ला तो बता दे हमको, बोलो 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 बोलो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बोलता क्या? बोलिए। ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं छूटा, वही मैं एनसीईआरटी देख रही थी। अब एनसीईआरटी में आप लोगों को ना बेटा एक डायग्राम दिया होगा। डू वी हैव एनसीईआरटी? शो मी द एनसीईआरटी, शो मी द एनसीईआरटी, शो मी द एनसीईआरटी। ओके, लुक एट दिस डायग्राम एंड आई हैव टू मिटाओ दिस लोगो, है ना, क्योंकि अब तो ये अस्तित्व में ही नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, ये है आपका पाई चार्ट। ठीक है, लुक एट दिस पाई चार्ट, और इस पाई चार्ट के बारे में आपसे नीट में पूछा भी जा सकता है, स्कूल में पूछा भी जा सकता है, ध्यान देना ना बेटा। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें आपको बताना है, देखो इनवर्टिब्रेट हमारे पास कैसे कैसे है। तो आपको अभी बताया ना कि एनिमल में 70% तो इंसेक्ट ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सबसे ज्यादा इंसेक्ट होता है, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? इंसेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप है, वो जाने दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्या होता है बेटा? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड, इसके अंदर किंग क्रैब आता है आपका। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे अपन, है ना, तो इसको ऐसे याद रखो, इंसेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर अदर ऑर्थ्रोपोड्स या अदर एनिमल्स, ऑर्थ्रोपोड बोल रहे अदर एनिमल, फिर मोलस्का, फिर क्रस्टेशियंस। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना IOMC से। ओके, IOMC से याद रखो। ठीक है, ये आता है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। फिर आओ वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा है फिशेस। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होती है? फिशेस। फिर सबसे ज्यादा होते हैं आपके बर्ड्स। ठीक है, पहले होती हैं फिशेस, फिर होती हैं बर्ड्स, फिर क्या है बच्चों जी? फिर है रेप्टाइल्स, फिर है एम्फीबियंस, और फिर है मैमल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्टिब्रेट्स का। उसके बाद इधर आइए प्लांट्स का। प्लांट्स में सबसे ज्यादा होते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सबसे ज्यादा होते हैं एंजियोस्पर्म्स। फिर सबसे ज्यादा क्या है बच्चों? फिर सबसे ज्यादा है फंजाई। फंजाई एक्चुअली मैक्सिमम दिख रहा है मुझे, तो फंजाई सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, फिर एंजियोस्पर्म्स है, फिर बाकी है। ओके, तो ये पाई चार्ट आपको याद होना चाहिए। तो देखो सबसे ज्यादा क्या है? फंजाई। फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के बाद एल्गी, एल्गी के बाद मॉसेस, मॉसेस के बाद फर्न्स एंड दूसरे, और लाइकेंस है 6 नंबर पे। तो यहां मैंने नंबरिंग कर रखी है, आप पाई चार्ट में देख लेना कि कौन सा ज्यादा होता है बच्चों और कौन सा कम होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है इससे कई बार। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, है ना, तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना चाहती हूं। इधर आओ रे। ठीक है, ये है तुम्हारी अर्थ, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, आइए। सो ये है आपका क्या? लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखा जो अर्थ के बीचों बीच से गुजरती है। ये इतना सोशल साइंस मुझे नहीं आता है, पर जितना आता है उतना सिखा देते हैं। ये है लॉन्गिट्यूड, तो एक है लैटिट्यूड, दूसरा है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब ये क्या है? दिस इज द, बोलो, ये है इक्वेटर, है ना। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों कि एटा की बोलचे। ठीक है, एटा बोलचे इक्वेटर, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, अब थोड़ी सी लाइन जो है वो मैं खींच रही हूं, ध्यान देना बेटा, है ना, तो काम गड़बड़ हो जाएगा और फिर मुझे नहीं बोला मैम आपने बताया नहीं, मैम आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है मैम। ठीक है, तो ये मत करना,
नहीं तो हम तुमको फिर फोड़ेंगे अगर बनेगा नहीं तो एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो हर क्वेश्चन जो है वो बढ़िया तरीके से बनना चाहिए है। ठीक है, आइए तो मैं आपको कुछ चीजें इसमें समझाने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब इक्वेटर पे है ना, इक्वेटर पे जो प्लांट्स उगते हैं, प्लांट बना ले छोटे छोटे से, है ना, इक्वेटर पे ही जो लाइन के पास प्लांट उगते हैं, ठीक है, इसको प्लांट को सुंदर बना लेते हैं। इक्वेटर पे जो प्लांट उगते हैं इसको ऐसा बनाते हैं, बड़े बड़े प्लांट। ठीक है, इक्वेटर पे जो प्लांट उगते हैं इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बेटा सबसे अच्छे यही होते हैं, यहाँ सनलाइट बहुत अच्छी मिलती, बारिश बहुत अच्छी मिलती, हा हो जाता है इनका। फिर उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं तो हमें कुछ ऐसे वाले प्लांट मिलते हैं। ठीक है, ये होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, ये कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। मस्त डायग्राम बना है कि नहीं बना है बताओ। ठीक है, सो ये होते हैं बच्चों टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है, यहाँ मॉडरेट वेजिटेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ज्यादा ठंडी तो नहीं होती पर ठंड होती है। ठीक है, और जब हम ऊपर आते हैं सबसे तो ये होता है आपका, ये यहाँ इतना ही वेजिटेशन है, ये होता है आपका पोलर रीजन। ठीक है, यहाँ पर होता है पोलर रीजन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझिए, इधर आओ रे जल्दी देखो। ठीक है, तो ये है आपका बेटा पोलर रीजन। देखो रीजन के पे क्या हो गया मुझे। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेटर की लाइन है, ध्यान से सुनिए, इधर आइए इधर आइए। ठीक है ना, इक्वेटर से जब आप नीचे की ओर आओगे तो ठंड बढ़ती जाएगी, या ऊपर की ओर जाओगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। डन, समझ में आई बात। तो याद रखो कि जो आपका टेम्परेट फॉरेस्ट होता है यहां पर होता है मैक्सिमम वेजिटेशन। टेम्परेट जो फॉरेस्ट होता है यहां पर होता है मैक्सिमम वेजिटेशन, क्योंकि सबसे अधिक लाइट और सबसे अधिक बारिश यहीं पे होती है। फिर यहां पर जो टेम्परेट वाला जो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल में सबसे अधिक होती है। फिर मॉडरेट वेजिटेशन जो है ना, कम ना ज्यादा, ये है टेम्परेट का वादा, ये है मॉडरेट इसमें। और स्कैंटी मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर वेजिटेशन होता है पोलर रीजन में, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो अब मैं आपको समझाने वाली हूं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी अर्थ में कैसा है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी आई हो। अब आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, अब लेटी हुई रेखा क्या है, लैटिट्यूड, उठी हुई रेखा क्या है, लॉन्गिट्यूड। ठीक, प्लांट एंड एनिमल शोज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये बात याद रखिएगा कि जो प्लांट, देखो मैं साइज लाइन भी अंडरलाइन करती हूँ, तो जो प्लांट और एनिमल है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं कुछ भी उग रहा है। ठीक है, और कितना ज्यादा कम हो रहा है। बट याद रखिएगा कि जब भी हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती है, क्योंकि ठंडा बढ़ता है यार। ठीक है, मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ मिलेगी आपको, ट्रॉपिक्स में। आगे चल के हम कारण भी लिखेंगे कि कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है। कारण भी हमको दिखाना है। ठीक है, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। उसके बाद यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बताती है, चलो वो वाला काम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो काम है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया जो है ये है आपका इक्वेटर के पास वाला शहर। तो यहां पर देखो तो 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं। देखो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर मिलते हैं 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ओ माय गॉड, यहीं पर अगर आप देखो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाते हो, ठीक है, 41 डिग्री नॉर्थ जाते हो तो न्यूयॉर्क आता है। न्यूयॉर्क में बर्ड स्पीशीज कितनी हो गई बेटा, मात्र 105। और ग्रीनलैंड बिल्कुल ही नॉर्थ 71 डिग्री नॉर्थ चले जाते हो तो मात्र बर्ड की स्पीशीज कितनी है, 56। तो कोलंबिया में कितनी है, 1400। न्यूयॉर्क में कितनी है, 105। और ग्रीनलैंड में कितनी है, मात्र 56। तो आप इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे, चाहे यहां से यहां जाओ चाहे यहां से ऊपर की ओर जाओ, हमेशा जो ठंड है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी घटती जाएगी। इसका मतलब यह है कि रेनफॉल, टेम्परेचर, इनका बहुत बड़ा रोल है स्पीशीज डाइवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया में 1200 टाइप की बर्ड्स होती हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिक्स के पास है। ठीक है, डन। अब आ जाओ, ट्रॉपिक्स के पास है मतलब इक्वेटर के पास है, तो सबसे अधिक स्पीशीज डाइवर्सिटी 1400 बर्ड्स है, यहाँ पे लिखा है वैसे। न्यूयॉर्क में 105 और ग्रीनलैंड में कितनी है, मात्र 56। तो ठंडी बढ़ती जा रही है इस वजह से। आइए, इक्वेटर में क्या पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
इक्वेटर में क्या पाया जाता है बच्चों? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बड़े बड़े कैनोपी वाले ट्रीज होते हैं ये, ठीक है। 10 टाइम्स स्पीशीज देखी गई है वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट मतलब कौन से प्लांट होते हैं? जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा, जिसमें जाइलम भी प्रेजेंट होता है और जिनमें फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखो कि जो आपका इक्वेटर वाला एरिया होता है, यहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी प्लांट्स की, वैस्कुलर प्लांट की, बड़े बड़े प्लांट्स की, वो 10 गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन जैसे कि यूएसए, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में। यहां पर जो आपके पेड़ होंगे वैस्कुलर प्लांट्स, उनकी डाइवर्सिटी कम होगी। इज दिस क्लियर? बोलो जल्दी से, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? तो मिड वेस्ट ऑफ यूएस टेम्परेट रीजन में आता है, जिसकी वजह से जो वैस्कुलर प्लांट है उनका नंबर क्या हो जाता है बच्चों? क्या हो जाता है बताओ? उसका नंबर कम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू एवरीबडी? ओके, यहां तक की बात समझ में आई सबको? टन टन टन, ठीक। चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक, अब यहां तक की बात हो गई। अब देखो, ट्रॉपिकल अमेज़न जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल अमेज़न फॉरेस्ट, जो अमेज़न के जंगल आप लोगों ने सुने होंगे ना, अमेज़न के उगते जंगल, मतलब इसके बारे में नहीं सुना होगा आपने, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। सो ट्रॉपिकल अमेज़न फॉरेस्ट की जो लोकेशन है वो ध्यान से देखिए। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमेशा ही जो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको दिखाई देगी। डन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहां पर 40,000, सोचो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मात्र 40,000 टाइप के प्लांट्स हैं, 3,000 टाइप की स्पीशीज ऑफ फिशेस है, 1,300 टाइप के बर्ड्स है, 427 टाइप के मैमल्स है और मोर देन 1,25,000 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। तो ये स्पीशीज का डेटा आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे अधिक इन्वर्टिब्रेट है 1,25,000 जो कि होते हैं। फिर स्पीशीज प्लांट की कितनी? 40,000, फिशेस की कितनी है? 3,000, बर्ड्स की कितनी है? 1,300, मैमल्स की कितनी है? 427, रेप्टाइल की कितनी है? 378 और एम्फीबिया की कितनी है? 427। सो प्यारे बच्चों, ये आप टैबुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको अलग अलग टाइप की बता दिया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, यहां पर आपका प्रेजेंट होती है इतनी डाइवर्सिटी, और ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। ट्रॉपिकल अमेज़न फॉरेस्ट का डेटा ये पूछा जा सकता है। चलिए, अब ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, अभी भी 2 मिलियन इंसेक्ट्स जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें ढूंढा जाएगा, ठीक है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे लेस सीजनल वेरिएशन होता है। और हमेशा एक बात अच्छे से याद रखो कि जहां पर भी लेस सीजनल वेरिएशन होगा, मेरी बात ध्यान से कान खोलकर सुनिए, कि जहां पर भी लेस सीजनल वेरिएशन होगा, ध्यान से सुनो, ठीक है, जहां पर भी लेस सीजनल वेरिएशन होगा वहां पर कहानी में ट्विस्ट होगा। क्योंकि जहां पर आपके, यार सुनो मेरी बात, है ना, कौन व्यक्ति जो है वो ज्यादा फिट रहता है? तुमको पता है हीरो हीरोइन लोग जो होते हैं, मैं तुम लोगों को आज हीरो हीरोइन की कहानी सुनाती हूँ, आ जाओ। हीरो हीरोइन लोग जब इनको वेट लॉस करना होता है, तो उनसे तुम किसी भी हीरो हीरोइन का देखो ना, तो वो हमेशा तुमको ये बताएगा कि मैंने ना कोई वेरिएशन अपनी डाइट में किया ही नहीं, मेरी डाइट जो थी वही मैंने वेरिएशन नहीं किया, तो उसको एक ग्रेटर रिजल्ट मिला। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे सीजनल वेरिएशन हो, ये बहुत ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से पौधों को स्ट्रेस नहीं मिलता, तो वो अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नंबर 1 चीज क्या है कि यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइजेशन फॉर नीश यूटिलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी प्लांट और स्पीशीज है वो अपने नीश में फिक्स है कि हम यहीं रहेंगे और यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि वहां कोई चेंज होता ही नहीं है। नीश यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हो और वहां का हैबिटेट आप यूज कर रहे हो और आपने अपना पूरा एनवायरमेंट बना रखा है, आप कहीं वहां से भागोगे ही नहीं क्योंकि वहां कोई चेंज होता ही नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर ज्यादा लाइट मिलती है जिसकी वजह से ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्लांट कर पाते हैं, इसलिए यहाँ का प्रोडक्टिविटी रेट हमेशा ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर याद रखो कि स्पीसिएशन जो होता है वो क्योंकि खाना अच्छा मिला, न्यूट्रिशन अच्छा मिला, तो यहाँ पर हमेशा ही कुछ ना कुछ इवोल्यूशन चलता ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि कई बार पोलर एरिया में यही तो होता है, बर्फ गिर गई सारा स्पीशीज ही खत्म हो गई। यहाँ पर कुछ खत्म ही नहीं होता तो स्पीशीज जिंदा रहती, तो वेरिएशन के चांसेस होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए कारण है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी। याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा स्पीशीज रहेंगी इकोसिस्टम में उतनी स्टेबिलिटी रहती है। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए कि हनी बीज जो है वो खत्म हो गई। सपोज दैट कि हनी बीज खत्म हो गई, तो एक टाइप का पॉलिनेटर आपके एनवायरनमेंट से खत्म हो गया। जब आप बायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हनी बी को सबसे पॉपुलर माना जाता है कि बी पॉलिनेशन सबसे पॉपुलर होता है। अगर बी ही खत्म हो गई तो क्या एनवायरनमेंट में पौधे पॉलिनेट कर पाएंगे? अगर पौधे ही पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे तो क्या नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ेंगे? नहीं। नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं बढ़ेंगे तो क्या ऑक्सीजन निकलेगा? नहीं। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या सूखोगे, मोनोऑक्साइड सीखोगे क्या? तो पहले ही मर जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो सारी स्पीशीज को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो हम सब मर जाएंगे, सीधी बात है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है हम लोगों को, है ना। तो जितनी ज्यादा स्पीशीज रहते हैं डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा है और स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा है, ताकि क्योंकि फूड चेन और फूड वेब दोनों मेंटेन रहते हैं। ठीक है, अब टेम्परेट के साथ स्ट्रेस क्या है कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल, मेनली ट्रॉपिकल बेटा। ठीक है, मेनली ट्रॉपिकल का ये लफड़ा है। क्या है लफड़ा? ध्यान से सुनो कि यहाँ पे ग्लेशिएशन होता है। ग्लेशिएशन मतलब बर्फ पिघलती है, और जैसे ही बर्फ पिघलेगी बेटा, क्योंकि वहां टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रहता, तो जितनी भी प्लांट होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। ओके, ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, लाइट हो गया, ये बहुत ज्यादा इनमें डिस्टर्बेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे रह सकती हैं, और जितनी स्पीशीज रहेंगी इवोल्यूशन उसमें होता जाएगा और नई नई स्पीशीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, वन वर्ड में अगर हम बात करें कि क्यों ट्रॉपिक्स में स्पीशिएशन ज्यादा है, नंबर वन कांस्टेंट है। क्या क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, ये सब क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेस सीजनल वेरिएशन है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल है। क्या? सीजन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अब बारिश होगी, अब ये होगा। टेम्परेट और ट्रॉपिकल में नहीं कर सकते, मेनली ट्रॉपिकल में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ पे सनलाइट ज्यादा है और लेस ग्लेशिएशन है। ठीक है, इसलिए आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमने ये कहा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा रहती है एनवायरमेंट उतना स्टेबल रहता है। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। समझ में आई बात? और ये भी कहा जाता है ना, ध्यान से सुनना, ये भी कहा जाता है कि जितना बड़ा एरिया रहता है स्पीशीज का नंबर उतना ज्यादा रहता है, पर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं। टॉपिक्स बहुत बड़ा है पर स्पीशीज का नंबर उतना ज्यादा है नहीं। तो ये आपको कहना चाहिए कि एरिया बड़ा होना चाहिए, साथ में कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, तभी स्पीशीज डाइवर्सिटी अच्छी रहती है। ठीक है, अब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का एक ग्राफ है जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जा सकता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक है, अब ये कहता है कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, तो सब समझ में आएगा। ये कहता है बेटा कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडाइवर्सिटी। ये लिख दे अपन, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जितना बड़ा एरिया होगा बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी। बट ये बात याद रखिएगा, जैसे मान लो कि मेरे शहर में मैं गाड़ी चलाना शुरू की, मुझे कुत्ता भी दिखा, बिल्ली भी दिखा, मुर्गी भी दिखा, सब दिखा, पर एक समय के बाद ऐसा आया कि वही स्पीशीज बार बार रिपीट होती रही। तो एक समय के बाद जो वही स्पीशीज आपको रिपीटेशन में मिलेंगी, है ना। अब देखो यार, जैसे मान लो मेरे घर है तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसमें यहाँ पे चूहा रहता है, मतलब है मेरे यहाँ 2-3 चूहे रहते हैं, बिल्ली रहते हैं और इंसान रहते हैं, बस। पर अगर मैं बोलूं कि पूरे दिल्ली में क्या है, तो पूरे दिल्ली में तो कितने सारे स्पीशीज दिखाई देंगे आपको। आप गुड़गांव से दिल्ली की ओर गाड़ी चलाना शुरू कीजिए, आपको गाय भी दिखेगी, भैंस भी दिखेगी, मुर्गी भी दिखेगी, कुत्ता भी दिखेगा, घोड़ा भी दिख सकता है, कहीं कहीं ऊंट भी चलता हुआ दिखाई दे सकता है, हाथी भी दिख सकते हैं। पर एक समय के बाद वही स्पीशीज जो होती है वो रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडाइवर्सिटी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को हमारे एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने बताया, दैट इज अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि एरिया जब बढ़ता है तो स्पीशीज रिचनेस भी
बढ़ती है, पर ऑन द सर्टेन लिमिट। सर्टेन लिमिट का मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब हम एक ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, है ना, जब हम ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, अगर हम एक ग्राफ खींचे स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, अगर हम एक ग्राफ खींचे किसके बीच में बेटा, अगर हम एक ग्राफ खींचे स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, और एरिया के बीच में, तो पहले पहले तो ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर एक समय के बाद ये आपको कांस्टेंट दिखाई देने लग जाता है। कैसा दिखाई देने लग जाता है, कांस्टेंट दिखाई देने लग जाता है। इट इज जस्ट लाइक द कैरिंग कैपेसिटी, आप इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है। और इस ग्राफ को आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अब जो भी है कहती यही है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है कि पहले तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, पर एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, नहीं बढ़ती, वो कांस्टेंट, मतलब वही स्पीशीज जो होते हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन है बच्चों, वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इक्वेशन जो है वो है एस, ये, ठीक है, जहां पर एस क्या है बच्चों, स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, जहां पर एस क्या है बच्चों, स्पीशीज रिचनेस है, और ए क्या है बच्चों, एरिया है। अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाएं, ध्यान से देखो, इधर आ जाओ, अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाएं तो यहां पर ठीक है, और इसकी पावर ए की पावर जी है, ठीक है, ए की पावर है जी, तो ये है इसका, जेड नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड एज जी, ठीक है। अब ध्यान समझो, अगर हम इसका प्रोपोर्शनल हटाएं तो ये दिखेगा सी ए की पावर जी, जिसमें से सी क्या हो जाता है बच्चों, सी इज कांस्टेंट। सी क्या है बच्चों, ये है सी कांस्टेंट, और जेड क्या है बच्चों, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और इसके बारे में अब मैं आपको समझाने वाली हूं, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन है बच्चों, वो हम लोगों को कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। सो दिस इज द इक्वेशन वी गॉट, ठीक है। और जेड क्या है बच्चों, इड्डी गिट्टी गिट्टी, जेड है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सारे बच्चों को आज शिकायत नहीं होगी कि मैं आपको दिखा रही हूं, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। रिग्रेस का मतलब होता है कम होना, तो देखो पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही कि नहीं हो रही है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, तो कम हो रही कि नहीं हो रही है, तो z इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी, यस और नो बोलो। सो z है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इज दिस क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लूं, ठीक है, देखो इधर, यहां तक की बात सबको क्लियर हुई, हाँ या नहीं, बोलो बोलो। यहां तक में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताए, और अगर नहीं है then we'll move forward. Is this clear to you everybody, yes or no बोलो। और अब हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपने लिया है इसको अपन का क्या लेना है, लॉग लेना है। हालांकि आई एम नॉट वेरी गुड एट द लॉग लेना और लॉग छोड़ना, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम क्या करेंगे बच्चों, कहाँ गया मेरा पेज, जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये लॉग कैसा दिखाई देगा, चलिए आ जाइए भाई। तो जब मैं इसका लॉग ले लूं, ठीक है, अगर किस कलर का लिखूं बेटू, अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो ये लॉग मुझे कैसा दिखाई देगा, अगर मैं इसका लॉग ले लूं इस इक्वेशन का, तो ये मुझे दिखाई देगा लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी, लॉग सी जेड नीचे आ जाएगा, लॉग सी जेड लॉग ए, यही दिखाई देगा, बोलो जल्दी से, ये लॉग ऐसा ही दिखाई देगा या नहीं, बोलो जल्दी से, ठीक है। जिसमें से अगर मैं, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो ये कैसा दिखाई देगा, बोलो जल्दी से, ये हो गया y, ठीक है, ये हो गया c, और ये हो गया mx, जिसमें z को आप मान लो m, a को मान लो आप x, ठीक है, और ये हो गया c, और ये हो गया y। तो कैसा इक्वेशन मिला मुझे, ये मिला y इक्वल्स टू mx प्लस c। और जब आप y लॉग ले लेते हो तो ये ग्राफ जो है ये आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा, हे भगवान यहाँ पे तो बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है। तो जब आप लॉग ले लेते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखने लग जाता है। समझ में आई बात, इज दिस क्लियर टू यू। तो जब आप क्या ले लेते हो, लॉग एस, मर जा तू, मर जा, ठीक है, लॉग एस लॉग सी जेड लॉग ए, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन है। और प्लीज मुझसे इससे ज्यादा मत पूछना क्योंकि इतना ही मैं बता पाऊंगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का यही इक्वेशन होता है, प्लीज थोड़ा फिजिक्स वालों से पढ़ लिया करो, थोड़ा ढंग का है ना। चलो आ जाओ, इज दिस क्लियर टू यू, बोलो बोलो बोलो, यहां तक की बात सबको समझ में आई। लॉग लेने के बाद जो है आपको वो दिखाई देगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से,
प्लीज सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान समझो, आप लॉग ले लेते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई देता है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ z जो है वो डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट हो सकती है, पर जनरली इस वैल्यू को फिक्स माना जाता है, ठीक है, कि ये जो आपका हाइपरबोला का कर्व है, जो z की वैल्यू है ये फिक्स रहती है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फिक्स रहती है, कितनी, 0.1 से 0.2, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बेटा, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है नॉर्मल एरियाज के लिए, जो कि है 0.1 से 0.2। इज दिस क्लियर टू यू? तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है बेटू वो फिक्स रहती है 0.1 से 0.2। एम आई क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस और नो बोलो, ठीक है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है बेटू जी वो फिक्स रहती है, दैट इज 0.1 से 0.2, ठीक है। समझ में आ गई बात? बोलो 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 बोलो, ठीक है। जैसे ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, आप कहीं का भी ले लीजिए, वैल्यू जो है वो हमेशा ही फिक्स रहेगी, पर वैल्यू का देखो, अब मेरी बात ध्यान समझो, अगर आप कोई बहुत एडवर्स कंडीशन ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट की जेड वैल्यू निकालते हो तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पीशीज रिचनेस बहुत मिलेगी, ठीक है। पर अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के ले रहे हो यार, तो स्पीशीज उतनी वैसी ही तो रहेंगी, चेंज थोड़ी होंगी, पर पूरे कॉन्टिनेंट की ले रहे हो, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, अफ्रीका के आ गया, तब तो बढ़ेगी बेटा। तो कितनी हो जाती है बेटा? 1.2। अब जब 1.2 हो जाती है तो नॉर्मल ग्राफ आपका कैसा है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब आपका नॉर्मल ग्राफ कैसा है? दिस इज योर नॉर्मल ग्राफ, ठीक है, जो आपका नॉर्मल ग्राफ है। नॉर्मल ग्राफ में जो z की वैल्यू है वो क्या दी थी मैम? 0.1 से 0.2। पर अगर मान लीजिए आपका यहां पर z की वैल्यू कितनी हो गई? 1.2, तो आपका जो ग्राफ है वो और स्ट्रेट आएगा और स्टीपर आएगा। स्टीपर ग्राफ हमको ये बताता है कि भाई स्पीशीज रिचनेस क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा लल्ला, समझ में आया? जितना ऊपर खड़ा हुआ ग्राफ है, मतलब और स्पीशीज बढ़ी जा रही धूम तरह, ठीक है। तो यहां पर ये बताता है कि स्पीशीज रिचनेस बेटा जी बहुत ज्यादा हाई है। क्लियर? समझ में आ गई बात? आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा लीस्ट स्टीप ये है, तो स्पीशीज रिचनेस सबसे कम यहाँ है, इससे ज्यादा यहाँ है, इससे ज्यादा यहाँ है। तो मैक्सिमम स्पीशीज रिचनेस यहाँ है, मिनिमम यहाँ है। जितना ज्यादा ऊपर स्ट्रेट लाइन रहेगी उतना ज्यादा वो है, ठीक है, जितना उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस। जैसे कि इंटायर कॉन्टिनेंट का जो स्पीशीज रिचनेस z की वैल्यू 1.2, मैमल्स एंड फ्रूट ईटिंग बर्ड के लिए है 1.15, ठीक है। तो मोर द z वैल्यू ग्रेटर द स्पीशीज रिचनेस एंड मोर स्टीपर स्लोप, ठीक है। वाह क्या समझाया। अब आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? आप जितने ज्यादा पहली बात तो मेरे हिसाब से पूछोगे तो आंखों को सुकून मिलता है, उलाला मिलता है, तो सबसे ज्यादा मिलता है आंखों को सुकून, जो कि काफी अच्छा है, ठीक है। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होगी तो प्लांट प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, भाई प्लांट टाइप की स्पीशीज होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर क्या होगा? स्टेबल होगा इकोसिस्टम। आपको बताया ना मैंने, जितना ज्यादा इकोसिस्टम में रिचनेस होगी वेरिएशन उतना आएगा, मतलब इवोल्यूशन हो सकता है, नई स्पीशीज आने के चांसेस हैं। दूसरी बात ये, जितनी ज्यादा स्पीशीज रहेंगी तो वहां डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होता, स्टेबल होती है वो इकोसिस्टम, ठीक है। स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा एलियन स्पीशीज का इन्वेजन नहीं होता, क्योंकि इतनी स्पीशीज है कि एलियन स्पीशीज को खत्म कर सकती है। पर ये बात कहीं कहीं मिथ भी है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसी एलियन स्पीशीज है ना जिन्होंने ऐसी कम तैसी मचा रखी है प्लांट्स वगैरह की, ठीक है। और जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगी उतनी ज्यादा नई स्पीशीज आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। अब जब हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, जब हम ये बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट अभी मैंने ये बोला कि मोर द बायोडाइवर्सिटी मोर द स्टेबल इकोसिस्टम या स्पीशीज रिचनेस, ऐसा ये कहो, ठीक है। मोर द बायोडाइवर्सिटी, एक ये स्टेटमेंट मैंने बोला, मोर द बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मोर द बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी, ये स्टेटमेंट देखो। तो पहला वाला जो ग्राफ था वो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का था, मतलब जितना बड़ा एरिया होगा बायोडाइवर्सिटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मोर द डाइवर्सिटी ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, इसको सपोर्ट करने के लिए फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के सपोर्ट के लिए
इस स्टेटमेंट के सपोर्ट के लिए हमारे पास है डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट। हमारे पास क्या है बच्चों? डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, आइए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो हर स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस बना रखी है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स बना रखे हैं। अब डेविड टिलमैन क्या कहते हैं, ये एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट है इनका। क्या है बच्चों? एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रोडक्टिविटी जो है खोजा, प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड है। अब कैसे याद रखोगे? देखो, अलेक्जेंडर वॉन हेल्महोल्ट्ज नाम से इतना बड़ा है तो ये पक्का रिग्रेशन प्रोग्रेशन ये दुनियादारी के कंसेप्ट दिया होगा। कैसे याद रखें कि इन्होंने प्लॉट वाला एक्सपेरिमेंट टिल करना, टिल का मतलब होता है खोदना, तो खोदने वाला प्लॉट बनाने वाला किसने दिया है? प्लॉट बनाने वाला इन्होंने दिया है। तो हम ये मानते हैं कि भाई तुम प्लॉट वाले हो। टिल का मतलब है खोदना, ठीक है, खोजा नहीं खोदना। ठीक है, अब देखना इनके हिसाब से जितना ज्यादा किसी खेत में या एरिया में बायोडाइवर्सिटी होगी वहां उतना कम वेरिएशन होगा। एक स्टेटमेंट हम यहां और ऐड करेंगे, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी विद लेस वेरिएशन, विद लेस वेरिएशन। समझ में आई बात? लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। समझ में आई बात? तो पहली बात तो उस जगह पे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी और प्रोडक्टिविटी में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैं समझाती हूं, आइए देखिए। जैसे मान लो इनके हिसाब से, तो देखो जितना ज्यादा एरिया होगा वहां बायोडाइवर्सिटी, एरिया विद बायोडाइवर्सिटी वेरिएबिलिटी, अगर एरिया एंड बायोडाइवर्सिटी इज हाई, एरो लगा रही हूं, ज्यादा है, तो वहां वेरिएबिलिटी कम होगी। जैसे देखो आपके पास एक 1000 स्क्वायर फुट का एरिया है और एक आपके पास 200 स्पीशीज होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि आपका, हाँ आइए, तो आपके पास 1000 स्क्वायर फुट का एक एरिया है और आपका मान लीजिए 200 स्क्वायर फुट का एक एरिया है। ठीक है, अब हम लोग कोई चीज उगा रहे हैं, ठीक है, 200 स्क्वायर फुट, स्पीशीज नहीं स्क्वायर फुट है ये। ठीक है, तो एक है आपका 1000 स्क्वायर फुट और दूसरा है आपका 200 स्क्वायर फुट। 200 स्क्वायर फुट में आप ये याद रखिए कि यहां पर मान लीजिए हम उगाते हैं 200 स्पीशीज, या यहां पर हम किसी राइस की 200 स्पीशीज ऑफ राइस उगाते हैं। ध्यान से सुनो, 200 स्क्वायर फुट एरिया है और यहां पे 200 स्पीशीज ऑफ राइस उगाते हैं। ये 1000 स्क्वायर फुट एरिया है और यहां पे हम 1000 स्पीशीज ऑफ राइस उगाते हैं। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? अब तुम मुझे बताओ कि ए वाले में ज्यादा वेरिएशन दिखाई देगा या बी वाले में? देखो, जहां पर भी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी वहां आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी। ठीक है, स्टेबल होगा, वहां वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। 2000 में ये लोगों ने 1 टन प्रोडक्शन किया राइस का, 2001 में 1.2 टन, 2002 में 1 टन, फिर से 2003 में 1.3 टन। अब देखो बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि चावल की वेराइटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्टिविटी मेंटेन है। ठीक है, पर अगर आप कम वैरायटी रखोगे तो देखो क्या हुआ, 2000 में 1 टन था जिसमें 2001 में 500 केजी हो गया, 2002 में 200 केजी हो गया और 2003 में अचानक से 2 टन हो गया। तो कितना वेरिएशन दिख रहा है? ऐसा क्यों है? जितनी कम स्पीशीज रहते हैं और अगर यहाँ पे कोई क्लाइमेटिक फैक्टर आ गया तो हो सकता है स्पीशीज खत्म हो जाए, प्रोडक्टिविटी खत्म। जितनी ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी रहती तो एक भी नहीं रहेगा तो दूसरा उसको कवर अप कर लेता है। ठीक है, तो प्लॉट 2 शोज मोर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्लॉट 2 शो जो है प्रोडक्टिविटी, ओके, प्लॉट 2 शोज मोर प्रोडक्टिविटी डिफरेंस। ओके फाइन, तो प्लॉट ये बोल रहा है, तो प्लॉट 2 जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी डिफरेंस शो कर रहा है। वेरी हाई डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी, वेरी हाई डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पीशीज का नंबर कम है। तो जितनी कम बायोडाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन उतना ज्यादा या लेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? तो ये वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ? जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी विद लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपका डेविड टिलमैन। अब ध्यान से सुनो, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं कहने जा रही हूं वो है ये। डेविड टिलमैन वो वाला खत्म हो गया। ओके, अब आते हैं रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मैं आपको सिखाने जा रही हूं वो है थर्ड स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर द बायोडाइवर्सिटी। ध्यान से सुनिए, ग्रेटर द बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू ग्रेट बैलेंस, लीड्स टू ग्रेट
बैलेंस इन इकोसिस्टम। ठीक है बेटा, आज लिख भी रहे हैं, आज कोई गुंडा कान नहीं लाएगा, नहीं तो कान काट देंगे उसका हम। ठीक है, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगी बच्चों, उतना ज्यादा आपका क्या रहेगा बेटा, स्टेबल इकोसिस्टम रहेगा। अब कैसे? ग्रेटर द बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू ग्रेट बैलेंस इन द इकोसिस्टम। और इसके सपोर्ट में आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय हाइपोथेसिस, और इस हाइपोथेसिस का नाम है रिवेट एंड पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट एंड पॉपर हाइपोथेसिस। पॉपर का मतलब होता है बाहर निकाल देना, रिवेट का मतलब होता है नट बोल्ट। ठीक है, अब सुनो भाई, क्या है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ये कहती है, अब ये पूरा एनसीईआरटी है जो मैं पढ़ाने में भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मैंने एक एक लाइन एक एक शब्द आप लोगों को पढ़ा रखा है। इधर आओ, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी गिव्स गुड इकोसिस्टम हेल्थ। ठीक है, इस स्टेटमेंट को रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस सपोर्ट करती है। ठीक है, कैसे? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल इलरिच ने दी थी। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी किसने थी। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस लल्ला मेरी आंखों के तारों हैशटैग बोझो आर्मी चांद सितारों किसने दी थी? पॉल इलरिच। पी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा, तो पॉल ने दी थी। पॉपर पॉल याद रखना। ठीक है, तो पॉपर इक्वल्स टू पॉल। मेरे लल्ला, इज दिस क्लियर? बोलो यार, थकाओ मत मुझे। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस और नो बोलो जल्दी से। मेरे लल्ला मेरे आंखों के तारों मेरी चांद सितारों, बोलो क्लियर? सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया है पॉल इलरिच ने। पॉल इलरिच ये कहते हैं, देखो तुम सुनो मेरी बात, एक प्लेन है। ठीक है, मान लो एक बहुत सुंदर सा प्लेन है, और हम बहुत ही पापी पुरुष हैं, मतलब हम तो जीवन में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। तो पहली बार जब प्लेन में चढ़े तो तुम उसकी सीट फाड़ दिए, है ना। पहली बार जब तुम ट्रेन में चढ़े या उसमें चढ़े तो तुमने सबसे पहले क्या किया? उसकी सीट फाड़ दी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने उसके जो ऊपर सामान रखते हैं वो तोड़ दिया, लाइट तोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ और आतंकी लोग थे जिन्होंने पेचकस लिया और जाके उसके पंख ही तोड़ दिए। अब जैसे ही पंख टूट के गिरेंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा और आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। आप यमराज के पास जाके सोचोगे कि मैंने तो सिर्फ सीट फाड़ी थी, मैं क्यों मर गया? भाई तेरे पीछे वाले ने पंख के वो निकाल दिए थे। इकोसिस्टम इज जस्ट लाइक दैट। बायोडाइवर्सिटी अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें अगर कुछ ऐसी स्पीशीज लॉस होती हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा है या उस टाइप की स्पीशीज बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपकी बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम में कोई एक ऐसी स्पीशीज लॉस हो जाती है या खत्म हो जाती है जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा है, इसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज, कि अगर वो खत्म हो गई तो फिर वैसी स्पीशीज है ही नहीं आपके पास, तो आपका इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि अगर हनी बी को खत्म कर दोगे तुम तो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। डन। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यही कहती है पॉल इलरिच की कि सपोज दैट, सोचिए कि आपका इकोसिस्टम एक प्लेन है। पहले पहले जब आप स्पीशीज को एक्सटेंड करते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसी बहुत सारी स्पीशीज हैं हमारे पास। पर अगर आपके हरकतों, आपकी घटिया हरकतों की वजह से उसके पंख जैसी कोई मेन स्पीशीज एनवायरनमेंट से लॉस हो जाए या कीस्टोन स्पीशीज लॉस हो जाए बेटा, तो बायोडाइवर्सिटी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और आपका इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आप पंख निकाल दोगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक इकोसिस्टम भी क्रैश हो जाएगा। तो एरोप्लेन का एग्जाम्पल है, पार्ट्स उसमें ज्वाइन रहते हैं, रिवेट से ज्वाइन है। तो रिवेट का मतलब क्या होता है? नट। ठीक है, और रिवेट क्या है? रिवेट है स्पीशीज, ठीक है, आपके इकोसिस्टम की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्पीशीज प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम। अगर आप रिवेट मतलब नट को निकालते रहेंगे और घर ले जाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्पीशीज एक्सटेंट होते जा रही है, क्योंकि अब नेट तो आप निकाल ही लिए हैं। ठीक है, इनिशियली इकोसिस्टम पे कोई इंपैक्ट, इनिशियली नो इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, नो इंपैक्ट ऑन प्लेन। तो पहले तो आप क्या करोगे? निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन। ठीक है, ठीक है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर कोई इंपॉर्टेंट रिवेट आपने निकाल लिया, ठीक, पर अगर मान लीजिए अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट रिवेट निकाल लिया, ठीक है, इफ इंपॉर्टेंट रिवेट रिमूव्ड, इफ इंपॉर्टेंट रिवेट रिमूव्ड, अगर मान लीजिए आपका कोई इंपॉर्टेंट रिवेट रिमूव्ड हो गया
तो आपका प्लांट प्लेन फ्लाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये कि पहले तो आप स्पीशीज एक्सटेंड कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर आप कोई एक ऐसी स्पीशीज को लॉस कर दें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कीस्टोन स्पीशीज है, मतलब उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो आपका इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल प्रॉपरली नहीं करेगा। हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविट क्या है बच्चों, बताओ, प्लेन का पंख, ठीक है। और अगर ये रिमूव हो गया तो भाई आपका प्लेन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविट ऑफ इकोसिस्टम में जो होती है वो होती है कीस्टोन स्पीशीज, और अगर आपने अपनी हरकतों से इनको खत्म कर दिया तो ये इंडेंजर्ड हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, और ये आपका इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और कीस्टोन स्पीशीज जो होती हैं ये हाई इंपैक्ट रखती हैं आपका कहाँ पर, इकोसिस्टम में और उनकी पॉपुलेशन में। मतलब अगर आप टाइगर खत्म कर दोगे तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा, ठीक है, क्योंकि जो लायन होता है वो टॉप कार्निवोर्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स मरते हैं वो खाता है, पर जो टाइगर रहता है छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है और अपनी थोड़ी थोड़ी बॉडीज दूसरों को भी देता है, तो इम्बैलेंस होगा, दूसरों को खाना नहीं मिलेगा, लोमड़ी वगैरह को, ठीक है। वाई दिस एक्सप्लेनेशन, पॉल एक्सप्लेनिंग दैट 30,000 ऑफ एंट्स वी हैव, जिसमें से 3,000 टाइप की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और 3,000 टाइप की एंट्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो बेटा इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि एंट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये हुआ आपके बायोडाइवर्सिटी की कुछ स्टेटमेंट, उनसे रिगार्डेड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो चीज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये कहती है कि लॉस क्यों होता है और कैसे होता है। लॉस, बायोलॉजिकल वेल्थ अगर आपके प्लैनेट से डिक्रीज हो रही है आपकी घटिया हरकतों की वजह से, तो आपका लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। बाय कोलोनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस इन पैसिफिक आइलैंड लीड टू बी एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 2,000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। आप पैसिफिक आइलैंड में रहने गए तो उनको इंटरफेरेंस लगा, 2,000 टाइप की नेटिव बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई वहां से आपकी वजह से। अब IUCN ने एक रेड लिस्ट 2004 में जारी की, जिसमें यह बताया गया कि 784 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 टाइप के वर्टिब्रेट है, 308 टाइप के वर्टिब्रेट है, 359 टाइप के इनवर्टिब्रेट है, और 87 टाइप के प्लांट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इन लास्ट 500 ईयर्स। क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। लेटेस्ट जो एक्सटेंशन हुआ है वो हुआ है डोडो का। डोडो एक बर्ड है, ठीक है, जो फ्लाई नहीं करती, मॉरिशस में रहती है। क्वागा जेब्रा लाइक ऑर्गेनिज्म है जो अफ्रीका में रहता है। थैलासाइन जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आपका फॉक्स लाइक होता है। और स्टीलर सी काउ जो कि सील लाइक होती है और रशिया की है। ये लेटेस्ट एक्सटेंशन हुए हैं और ये आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हुआ है आपका लेटेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है, समझे या नहीं समझे? ठीक है, मैं आपका एक और डेटा देख रही हूं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई। तो IUCN रेड डेटा के हिसाब से 784 स्पीशीज में ध्यान से सुनिए, ठीक है, 784 स्पीशीज में 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट लास्ट 500 साल में एक्सटेंट हुए हैं। रिसेंट एक्सटेंशन हुआ है डोडो जो कि मॉरिशस की है, क्वागा अफ्रीका का है, थैलासाइन जो है ऑस्ट्रेलिया का, स्टीलर सी काउ रशिया की है, और आपके 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, बाली, जवान और कैस्पियन। बॉली, जवान और कैस्पियन, बॉली, जवान और कैस्पियन ये टाइगर की स्पीशीज है, ये भी एक्सटेंट हुए। और टाइगर के ऊपर तो बेटा पता नहीं किराक ग्रहण लगा रहा है कि हर जगह ही टाइगर मरते हैं। और इंडिया में तो टाइगर का हम लोगों ने जो है तो बच्चे पैदा करवाना भी शुरू किया, पर वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि एनवायरनमेंट बचा ही नहीं, हमने इतना पोल्यूशन कर दिया है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि अगर आपकी ह्यूमन एक्टिविटी, अगर आप कहेंगे, अगर आपकी बैड ह्यूमन एक्टिविटी रहेगी, अगर बैड ह्यूमन एक्टिविटी रहेगी तो कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगी। नो बायोडाइवर्सिटी, नो न्यू स्पीशीज, नो, ठीक है, और नो वेल्थ इनटू द अर्थ, ठीक है, नो वेल्थ, नो इनटू द वेल्थ ऑफ अर्थ, नो न्यू स्पीशीज इनटू द वेल्थ ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से ओल्ड स्पीशीज का एक्सटेंशन होता रहेगा। तो अगर आपकी बायोडाइवर्सिटी नहीं है बच्चों तो आपका इनटू वेल्थ ऑफ अर्थ, नो न्यू स्पीशीज एडेड इनटू द वेल्थ ऑफ अर्थ, और इसकी वजह से जो पुरानी वाली है वो एक्सटेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब टाइप्स क्या है देखो। नेचुरल एक्सटेंशन, नेचुरल एक्सटेंशन का मतलब यह है कि हमको नहीं पता है, हमने कुछ किया भी नहीं है,
पर वो मुझे छोड़ के चली गई, है ना। तो यहाँ पे वो वाली बात है कि आपने कुछ किया नहीं था पर वो छोड़ के चली गई, तो नेचुरल एक्सटिंक्शन है, वी डोंट नो द रीजन। दूसरा होता है मास एक्सटिंक्शन। नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से आज तक टोटल जो है वो 5 मास एक्सटिंक्शन 3 बिलियन सालों में हो चुके हैं। जैसे कि डायनासोर खत्म हो गए धरती से, हमको आज तक नहीं पता है कि डायनासोर क्यों खत्म हो गए। एक दिन मैं टीवी पे देख रही थी कि डायनासोर के खत्म होने के कारण क्या है, पर वी डिडंट नो कि डायनासोर क्यों खत्म हुए, ठीक है। तो इस धरती पे टोटल 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं। इसमें काफी सारे, पूरा मास एक्सटेंशन मतलब पूरा स्पीशीज का धरती खत्म हो जाती है, ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है। एक होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन मतलब हम कपड़े धो रहे हैं, वहां सोयाबीन लगाने के लिए जंगल ही काट डाला आपने, बकरियों को चरा रहे हैं। तो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में जैसे ह्यूमन ने क्या किया, क्या हुआ बच्चों, आप खुद गए, जिसकी वजह से स्पीशीज जो नेटिव बर्ड्स थी 2000 स्पीशीज खत्म हो गई। क्या रीजन सिर्फ ह्यूमन है? नहीं। तो ये मास एक्सटेंशन वाली कहानी मैं आपको बता दी हूं। टोटल 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी हरकत रुकी नहीं तो 6th मास एक्सटेंशन पे हम चल रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि 6th मास एक्सटेंशन होगा और हम सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट 20 ईयर में 27 स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं, और अभी भी 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, ठीक है। 27 स्पीशीज सबकी कलेक्टिवली मान रहे हैं हम, तो 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियंस। मैक्सिमम थ्रेट्स जो है वो एम्फीबियंस के लिए ही है, क्योंकि एम्फीबियंस जो होते हैं वो जनरली फ्रेश वाटर में रहते हैं। ध्यान से सुनो, एम्फीबियंस जो है वो फ्रेश वाटर में रहेंगे। अब तुम्हारी हरकतों से फ्रेश वाटर बचा है क्या? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी हरकतों से क्या फ्रेश वाटर बचा है? बिल्कुल नहीं बचा, जिसकी वजह से एम्फीबियन को खत्म होने के चांस है। एंजियोस्पर्म डोमिनेंट है, इसलिए जिम्नोस्पर्म खत्म होने के चांसेस है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए होता है, जिसकी वजह से ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं वो। अब इंपैक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ठीक है। अगर आपके अर्थ में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस है तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी घटेगी भाई, सीधी बात है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस आप झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो रेजिस्टेंस है, मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस झेलने का जो रेजिस्टेंस है वो खत्म होने लगेगा, क्योंकि आपके पास स्पीशीज ही नहीं है, ठीक है। वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेरिएबिलिटी का मतलब इकोसिस्टम में वाटर का लेवल चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, डिजीज होने लगेंगे। तो वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। विंड, लाइट, ये सब बदलने लगेगा, और जब ये सब बदलने लगेगा तो क्या होगा बच्चों? डिजीज होगी, है ना। प्लांट सड़ने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, अब बायोडाइवर्सिटी के क्या कारण है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग नजर डालते हैं। क्या आप रेडी हैं नजर डालने के लिए? ठीक है, नजर नहीं भी है तो नजर लगा लीजिए, नहीं तो अगर आप नजर नहीं लगा पा रहे हैं तो नजर उतार के आपका कीमा बना दूंगी मैं। इधर देखो, तो एविल क्वाड्रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, चलिए देखते हैं। एविल मतलब राक्षस, क्या कारण है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत खतरनाक है, मतलब तुम गए और तुमने वहां पर कुछ करने लगे, जैसे क्या है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। कैसे? लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वंस upon अ टाइम दे कवर, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके 14% ऑफ अर्थ को कवर करते थे, पर आपने लकड़ियों को काटने लगे, वहां पर बकरियां गाय चराने लगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 6% बचे हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है बच्चों अमेजोन रेन फॉरेस्ट। सुना है इसके बारे में आपने? अमेजोन के जंगल उगते अनबने जंगल, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% था, जो अब बचकर कितना बचा है? 6% बचा है, ठीक है। और जब तक आप ये चैप्टर खत्म करेंगे 1000 हेक्टेयर और रेन फॉरेस्ट खत्म हो चुके होंगे। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसे आप लंग ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, लंग ऑफ प्लैनेट कहते हैं, लंग ऑफ अर्थ कहते हैं, ठीक है। ये मतलब सोचो कि जब तक आप ये खत्म कर रहे हो चैप्टर, 1000 हेक्टेयर और फ्रेगमेंट, मतलब आपका अर्थ लॉस हो गया होगा बायोडाइवर्सिटी से, सब काट लिए होगे प्लांट। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि आप वहां पर उस जंगलों को काट के सोयाबीन उगाने लगे। क्या मूर्खता है यार, क्या मूर्खता है। सोयाबीन के सोया चाप बनाने के लिए खाते हो, सोया चाप प्लास्टिक का बनता है, सोयाबीन उगा के गया कहां? पहले हमें ये जवाब दो, ठीक है। तो आप सोयाबीन उगाने के लिए आपने अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट को काट कूट के बराबर कर दिया, ठीक है, और आपने वहां पर चारा चराने के लिए बकरियों को भेज दिया, जंगल लॉस हो गया, ठीक है।
और ध्यान से सुनिए कि पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खत्म होने का, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, अब आप क्या करते हैं, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है कि आप जंगल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट के काटते जा रहे हैं, ठीक है। और ये फ्रैगमेंटेशन का मतलब समझे ना, जंगल का एक पार्ट काट लिया आपने, वहां डाइवर्सिटी खत्म, फिर एक पार्ट काट लिया, वहां डाइवर्सिटी खत्म। तो फ्रैगमेंटेशन हमेशा ह्यूमंस के द्वारा ही होता है। फ्रैगमेंटेशन का मेजर जो इंपैक्ट देखा गया है वो मैमल्स और बर्ड्स में देखा गया है, क्योंकि मेन पेड़ों की जो जरूरत है वो बर्ड्स को है, ठीक है। बर्ड्स जो होते हैं वो लैंड का एक बहुत बड़ा टेरिटरी कवर करते हैं और पेड़ों की वजह से ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। भैया उनके वहां पे थोड़ी तुमने सागौन लकड़ी का घर बना रखा है, नहीं ना, तो वहां पे जो भी प्रोटेक्शन मिलनी है उनको इतने बड़े प्लांट से या जंगल से ही मिलती है बच्चों, समझ में आई बात। तो मैमल्स और बर्ड्स जो है इनको जो प्रोटेक्शन मिलनी है बच्चों वो कहां से मिलती है, वो मिलती है जंगल से ही। और आपने क्या किया, काट के वहां सोयाबीन लगा लिया, वहां बकरियों को भेज दिया, ठीक है। और याद रखिएगा जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो भी कहां आती हैं, प्लांट्स में तो आती है, वो आएंगी क्या, नहीं आएंगी। और जिसकी वजह से इन सब की पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है, आपकी हरकत हो जाए, आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। हम गए, हमने इतनी लकड़ियां काटी कि जंगल ही खत्म हो गया। अब ना तो वहां माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगी, ना मैम छुपने के लिए जगह बचेगी, तो भागेंगे, बर्ड्स नेस्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। मुझे बहुत दुख हो रहा है पढ़ाने में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने नेचुरल रिसोर्सेस को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे कि स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन और ये डोडो का एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि है ना इनका एक्सटेंशन हुआ, या भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्सटेंशन स्पीशीज का हो गया, क्यों, बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमंस, बाय ओवर एक्सप्लॉयटेड बाय ह्यूमंस। तो आपने ह्यूमंस जो है इनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया कि खत्म ही हो गए। इनका क्या है बताओ, तुम लोग क्यों ऐसे हो यार, तुम लोग क्यों नहीं समझते, ठीक है। जैसे प्रेजेंटली जो आपकी मैराइन फिश है उनको लोग इतना खाते हैं, मैराइन फिश, आई लव फिश, ब्ला ब्ला ब्ला, खत्म हो जाएंगी कुछ दिन में आप इतना उनको खाओगे तो, ठीक है। एक होता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है। एलियन स्पीशीज जो है डेलिबरेटली आपने ला लिया, क्योंकि जो है चूहों को लाया गया है ना गेहूं के थ्रू, तो इंडिया को बर्बाद करने के लिए भी बहुत सारी एलियन स्पीशीज को लाया गया। तो डेलिबरेटली, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, अगर कोई एलियन स्पीशीज आ गई तो वो क्या करती है बेटा कि वो नेचुरल जो आपकी स्पीशीज होती है उनका खाना खाने लगती है, और आपकी जो ओरिजिनल स्पीशीज रहेंगी उनको खाना नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है आपका इंडिजिनस स्पीशीज, ठीक है। जैसे जब नाइल पर्च आई है ना, ये PYQ है बेटा, ये PYQ है, ठीक है। जो नाइल पर्च आई, जब उसे लेक विक्टोरिया में छोड़ा गया, सोचो नाइल पर्च मतलब अब आप इंसानों को ही गालियां बक रहे हो, पर भाई एलियन स्पीशीज को क्या ही बोलोगे। जैसे कि नाइल पर्च आई लेक विक्टोरिया में, साउथ ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। तो यहां पर मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किकलिट फिश जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। लो, नाइल पर्च आई है ना, नाइल पर्च ठीक है। तो ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में जब नाइल पर्च का इंट्रोड्यूस हुआ, अब मैं आप लोगों को नाइल पर्च दिखाऊं कि अपने मोबाइल पे दिखाती हूं, चलो, ठीक है। वी कैन ओपन ऑल्सो द बोट, ठीक है। आई विल शो यू द नाइल पर्च, प्लीज कम हियर बच्चों। सो आज मैं इनको हार्ट वॉल्व दिखा रही थी कि कैसी होती है। चलो आओ तुम लोग को दिखाती हूँ नाइल पर्च क्या है। नाइल रिवर दिखाई दे रहा है, नाइल पर्च, चलिए लुक एट दिस। तो ये जो है ये है नाइल पर्च मछली। जब ये आई तो 200 स्पीशीज ऑफ जो आपकी लेक थी, किकलिड स्पीशीज की, जो लेक में जो किकलिड स्पीशीज थी है ना आपके ईस्ट अफ्रीका में जब नाइल पर्च आई तो उसने 200 स्पीशीज ऑफ किकलिड फिशेस को खा के बराबर, खा के नहीं एक्चुअली उनका खाना खा गई तो वो मर गई, ठीक है। डन, कोई दिक्कत परेशानी नाउ। एग्जाम्पल 2 है आपका पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, ये इन्वेजिव ब्रीड है, ठीक है। और बेटा एक है वाटर हाइसेंथ, इकॉर्निया कहते हैं इसको अपन, ठीक है। बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पार्थेनियम और आपके इक्शॉर्निया या वाटर हाइसेंथ, ये क्या करते हैं पता तुमको? ये पार्थेनियम से तुम्हें एलर्जी भी होते हैं। ये वीड है, वीड, खरपतवार,
ठीक है, ये क्या करते हैं, नॉर्मल स्पीशीज का खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल स्पीशीज मर जाती है। नेक्स्ट है अफ्रीकन कैटफिश, क्लैरियस ग्लैरीप्राइनस। ठीक है, ओके, ये क्या है बच्चों, क्लैरियस फिश। ये वाली बात समझ में आई है ना। ओके, तो यहाँ पे वाटर हाइसेंथ और एक और स्पीशीज दी गई है, दैट इज लेंटाना। इसको भी ऐड कर लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी में दी गई है लेंटाना और आपकी वाटर हाइसेंथ। ओके, ये क्या है, टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसेंथ को कहते हैं, यूज फॉर डेकोरेशन के लिए किया जाता है, पर इसने नॉर्मल स्पीशीज ऑफ लेक का पूरा खाना खा लिया। ठीक है, अब एक थी अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है, इलीगल इंट्रोडक्शन, मतलब इलीगल मतलब ये क्या है, इलीगल इंट्रोडक्शन है बेटा, इलीगल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इलीगल इंट्रोडक्शन, वो देख लेना ना स्पेलिंग। जब इलीगल इंट्रोडक्शन किया गया मतलब तुमको बताया नहीं गया और तुम्हारे लेक में छोड़ दिया गया अफ्रीकन कैटफिश को, जिसका नाम है क्लैरियस ग्लैरीप्राइनस। ठीक है, ओके, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, फॉर एक्वाकल्चर। ठीक है, किस चीज के लिए बेटा, फॉर एक्वाकल्चर। मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, फॉर एक्वाकल्चर, है ना, मतलब जानबूझ के आपने किया है ये, है ना, एक्वाकल्चर के लिए, है ना, एक्वाकल्चर मछलियां बेचनी थी आपको, तो एक्वाकल्चर के लिए आप लोगों ने इसको लेक पे छोड़ दिया। ठीक है, पर इससे क्या हुआ, जो वहां पर इंडिजिनस, जो खुद की वैरायटी के इंडिजिनस कैटफिश थी, जो नेटिव वैरायटी थी, उसके एक्सटिंक्ट होने का थ्रेट बढ़ गया। अब को एक्सटेंशन क्या होते हैं, मैं तुमसे जानू इतना प्यार करता हूं कि तुम ना मिली, तुम ना रही तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा, ये वही वाली बात है। ठीक है, तो जब स्पीशीज जो होती हैं, दो स्पीशीज जब ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में रहती हैं, तो अगर एक एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरी भी खत्म हो जाती है, जैसे फिग एंड वैस्प। ठीक है, फिग के अंदर वैस्प जो है वो अपने अंडे देती है और फिग जो है पॉलिनेट होता है, दोनों जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, तो अगर एक खत्म होगा तो दूसरा भी खत्म होगा। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है, तो कंजर्व क्यों करना है, इसकी 3 कैटेगरीज है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के क्या कारण हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो कैसे बचाई जा सकती है, वो हमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी है, पहला है नैरो यूटिलिरियन रीजन की वजह से। कैसे, सबसे पहले हमको जो जैसे प्लांट्स, ये इससे हमको क्या मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, जैसे खाना मिलता है, लकड़ियाँ मिलती है, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल मिलता है और मेडिसिन भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये मानिए कि आपकी मैक्सिमम जो नेचुरल मेडिसिन है वो जंगलों से ही आ रही हैं। 25% ऑफ ड्रग्स जो आप खाते हैं वो प्लांट से निकलती है। 25,000 ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ऑल ऑफ द वर्ल्ड यूज की जाती हैं। ठीक है, 25% जो आप ड्रग्स खाते हैं वो प्लांट से ही आ रही है और 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोप्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोड्यूस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये क्या शब्द है, ये कुछ समझ आया आप लोगों को, बोलो बोलो। सो बेसिकली है ना कि कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, विद इंक्रीजिंग रिसोर्स, जैसे जैसे आप रिसोर्स इंक्रीज करते हैं, पुट इनटू द बायोप्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जितनी ज्यादा स्पीशीज रहेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी बढ़ेगी और इसका बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। भाई हम पढ़ सकते हैं, जीन उसके देख सकते हैं, डीएनए देख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ले जा सकते हैं और उस पर कोई रिसर्च कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्रॉडली यूटिलिरियन। तो नैरो यूटिलिरियन मतलब जरूरत का सामान मिलता है इसलिए। ठीक है, ब्रॉडली यूटिलिरियन का मतलब ये है आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट है, आपको दिख नहीं रहा है पर बेनिफिट है। कैसे है देखो, पहला तो है डायरेक्ट बेनिफिट, नैरो यूटिलिरियन, सोची सोच मतलब छोटी सोच। हम लोग बेसिकली वही काम करते हैं जो हमारा दिमाग की उपज होती है। सो प्यारे बच्चों, मेरी बात तो नैरो यूटिलिरियन मतलब नैरो माइंडेड लोग, हमें डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। अगर हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है तो भाड़ में गई दुनियादारी, हमें कोई मतलब नहीं है। ब्रॉडली यूटिलिरियन का मतलब क्या होता है कि हम इनडायरेक्ट बेनिफिट हमको मिल रहा है, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑक्सीजन मिलता है, हमको पता ही नहीं है। 20% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से आता है। ठीक है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, एस्थेटिक प्लेजर है, ब्यूटी है जो आपको देखने सुंदर, वाह बहुत सुंदर है, घर जाके रोटी सब्जी खाए, पॉटी किए और सो गए, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट है। एथिकल, प्लांट जो होते हैं वो अर्थ में रहते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ है, ठीक है, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि इनकी केयर करें। समझ में आई बात, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक ये है कि बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी है,
ये बताया मैंने, कैसे लॉस होती है ये बताया मैंने, कहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है कहाँ डाइवर्सिटी कम है ये बताया। अब आपको बताऊंगी कंजर्व कैसे किया जाए, क्यों करना है ये बताया, कैसे करेंगे बताओ। दो मेथड है, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा जंगल है, उसका एक एरिया आपने प्रोटेक्टेड कर दिया है और वहां पर ऐसा एरिया प्रोटेक्ट करो जहां पर बहुत ऐसी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ताकि वहां पर किसी का इंटरफेरेंस ना रहे। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, ऑन साइट कंजर्वेशन है, यहाँ पर नो नीड ऑफ अर्जेंट कंजर्वेशन का मतलब ये है कि ये वाली बात समझ में आई कि आप जंगल के बीच में क्या कर दो, कंजर्व कर दो, मतलब जंगल में किसी को आने ही मत दो। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपने इस जंगल के बीच में कंजर्व कर दिया। ठीक है, डन। और यहाँ पे अर्जेंट कंजर्वेशन की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल तुरंत बनाने की जरूरत नहीं, आप धीरे धीरे पूरा बना लो। ओके, हाँ, ये क्यों बनाते हैं भाई, टाइगर कम है इसलिए उनको कंजर्व करने के लिए हमने नेशनल पार्क्स बना रखे हैं जो कि इन सीटू कंजर्वेशन है। हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरिया, सैक्रेड ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है, इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है। थोड़ा और मैं आगे पढ़ूंगी इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में हॉटस्पॉट देखो क्या होता है, नियर द इक्वेटर सम एरिया शोज द वेरी हैवी स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, जो इक्वेटर के रीजन है वहां पर बहुत हैवी स्पीशीज रिचनेस दिखाई देती है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हॉटस्पॉट के एरिया है, यहाँ पर जो स्पीशीज है वो जीवन भर यहीं रहेगी, यहाँ इसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। जैसे कि पांडा इज ओन्ड बाय चाइना, चाइना के अलावा वो कहीं और नहीं पाया जाता, तो हाईली एंडेमिक स्पीशीज है। ज़ेब्रा अफ्रीका में पाया जाता है, लाओगे तो जिएगा, मर जाएगा नहीं तो ट्रॉपिकल स्पीशीज में हमने कुछ हॉटस्पॉट बना रखे हैं और वहां पर कुछ ऐसी स्पीशीज है जो हाई एंडेमिज्म शो करती है, मतलब दे स्पीशीज रिलेटेड टू देयर पर्टिकुलर प्लेस, वो कहीं और नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, पर और यहाँ पर क्या होता है, हॉटस्पॉट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्रेट है। ठीक है, क्या, हैबिटाट लॉस होने का बहुत बड़ा थ्रेट होता है। ठीक है, टोटल जो लैंड एरिया है वर्ल्ड में उसका 2% हॉटस्पॉट हमने बना रखा है। ठीक है, इफ वी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व हॉटस्पॉट वी रिड्यूस मास्ट एक्सटेंशन बाय 30%। अगर जो हॉटस्पॉट बने हैं अगर हम उनको कंजर्व कर ले तो मास्ट एक्सटेंशन का हम टोटल 30% रिड्यूस कर सकते हैं। इनिशियली हमारे पास 25 हॉटस्पॉट थे, 25 लिखा है ये, अब हमारे पास 34 है। इंडिया के पास 3 है, वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन रेंज। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे आता है प्रोटेक्टेड एरिया। इन सीटू कंजर्वेशन का दूसरा टाइप है। प्रोटेक्टेड एरिया में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल वी हैव 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 90 नेशनल पार्क्स एंड 14 बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ओके, तो टोटल हमारे पास वर्ल्ड में कितने बायोस्फीयर है बच्चों? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। 94 कंट्रीज में टोटल 408 बायोस्फीयर है, जिसमें 14 इंडिया के पास है। लार्जेस्ट सबसे ज्यादा बायोस्फीयर इंडिया के पास है। ओके, नेक्स्ट होता है सैक्रेड ग्रुव्स। सैक्रेड ग्रुव्स क्या होता है? ये फॉरेस्ट का वो एरिया है जिसको प्रोटेक्ट उसकी लोकल कम्युनिटी ही करती है। ठीक है, ओके, जैसे कि आपने वो सुना होगा ना, राजस्थान में पकड़ लिए थे, तुम पेड़ काटोगे तो हमें भी काटना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। जैसे कि जैंटिया हिल्स मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान, सरगुजा, चंदा, बस्तर, ये सब जो है आपके सैक्रेड ग्रुव्स के अंदर आते हैं एरियाज। यहाँ के लोकल पब्लिक जो ट्राइब्स है वो यहाँ के प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब आते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, ऑफ साइट कंजर्वेशन है। ठीक है, जिन भी प्लांट को ये डेंजर है, या प्लांट्स या एनिमल को डेंजर है कि ये खत्म हो जाएंगे, उनको निकालिए, उठाइए और कहीं बाहर ले जाकर कंजर्व कर लीजिए, जैसे जू, बॉटनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड सीड बैंक्स। चलो देखते हैं, जैसे सीड, मान लो आपको पता है कि ये प्लांट आगे चल के खत्म हो जाएगा, तो उसका सीड ले जाओ बाहर, कंजर्व कर लो, फिर उगा लेना। ठीक है, जीन बैंक, आपको पता है कि ये स्पीशीज खत्म होने वाली है तो जीन को प्रिजर्व कर लो, सीड को प्रिजर्व कर लो। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल को ला के रख लो, सेवा करो उनकी। बॉटनिकल गार्डन में प्लांट को प्रोटेक्ट कर लो। ये दोनों PYQ है बेटा। ठीक है, PYQ है बेटा, आ चुका है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बना लो। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब अपना जो भी सीड है, जीन है, इन सबको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है। तो बेसिकली आप प्रिजर्व करके रख लो, और जंगल में तो प्रिजर्व करोगे नहीं, तो सीधी बात है। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए इंटरनेशनली क्या एफर्ट किए। एक अर्थ समिट हुआ जो कि 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ, ब्राजील में। ये PYQ है। क्या भाई लोगों ने क्या किया है?
ऐसा मत समझो कि सिर्फ हम ही एक जो है तो संडा बाराबू होते हैं, भाई ये भी बहुत खतरनाक लोग हैं कमेटी वाले, ये प्रोटेक्ट करते हैं और हमको चैप्टर पढ़वाते हैं कि तुम भी करो। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 1992 में अर्थ समिट हुआ ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में। वर्ल्ड समिट हुआ 2002 में जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका। यहां पर बात की गई कि हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना है, ठीक है, किस लेवल पे, रीजनल, लोकल और ग्लोबल लेवल पे। ये बायोस्फीयर के रीजन होते हैं बेटा, सबसे बाहर वाला होता है ट्रांजिशन रीजन, ट्रांजिशन, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है। बफर रीजन, यहाँ पर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं। कोर रीजन, यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी फॉरेस्ट में नहीं होती और यहाँ पर वो स्पीशीज रखे जाते हैं जिनके खत्म होने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा है, ठीक है बेटा। सो प्यारे बच्चों, ठीक है, तुमको ये पता ही नहीं चला, ठीक है, कि मैं तुमको ये अपना नंबर काट दूं मैं, कि तुमको पता ही नहीं चला कि चैप्टर खत्म हो गया। सो प्यारे बच्चों, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप घर जाइए और आप इस चैप्टर को पढ़िए मेरे साथ। एनसीईआरटी जब जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, ठीक है। और मैंने कहा था ना आप लोगों को कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, नहीं है। मैं जो नोट्स दे रही हूँ उतने काफी, एनसीईआरटी को पी लिया है मैंने और उसके बाद नोट्स बनाए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो और मुझे बताना। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, इन सब चैप्टरों में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूं बेटा, क्या करूं तुम बताओ। तो होंगे ना, एक्सपेरिमेंट होंगे ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। सो ये था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का वन शॉट। और सारे बच्चों को शेयर करना कि शिप्रा मैम इज बैक, जो कि वन शॉट बना रही हैं। तो ये था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का ब्यूटीफुल वन शॉट। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट वन शॉट जो है, मैंने बोला तो ये यूनिट कंप्लीट हो गई ना बेटा, थोड़ा कंप्लीट करते चलो, थोड़ा सा तो लगे जीवन में कुछ काम किया, इसलिए यूनिट कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच बच्चों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी प्यारी शिप्रा मैम #बोजो आर्मी को जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। बाय बाय, लव यू।